मैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, सेठ रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको अल्पाधिकार के बारे में बताऊंगा। अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण। सबसे पहले हम अल्पाधिकार क्या है इसके बारे में जानेंगे। अल्पाधिकार को अंग्रेजी में ओलिगोपोली कहते हैं। ओलिगोपोली दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलिगोई और पोलिन। ओलिगोई का अर्थ है थोड़े से और पोलिन का अर्थ है बेचना या विक्रेता। इस प्रकार अल्पाधिकार का अर्थ है थोड़े से विक्रेताओं में प्रतियोगिता। अल्पाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के बीच की स्थिति है। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? बाजार में अल्पाधिकार की स्थिति उस समय कही जाती है जब उद्योग में समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली अथवा निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। एक हमने परिभाषा दिया है प्रोफेसर मेयर्स की। अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जहां विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता का बाजार की कीमत पर प्रभाव पड़ता है तथा प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? वस्तु के थोड़े से विक्रेता। नंबर 2, समरूप वस्तु और विभेदित वस्तु। नंबर 3, फर्मों पर परस्पर निर्भरता पाई जाती है। नंबर 4, विज्ञापन पर अधिक व्यय। नंबर 5, कीमत स्थिरता पाई जाती है। और नंबर 6, फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। अल्पाधिकार के कुछ प्रमुख उदाहरण हम आपको बताना चाह रहे थे। ये देखिए, यहाँ पर अल्पाधिकार का हमने उदाहरण बताया है। ये प्रोडक्ट है और ये उत्पाद और उत्पादक या अल्पाधिकारी जिसको हम बोलते हैं। उत्पाद क्या है? मालगाड़ी के डिब्बे। मालगाड़ी के डिब्बे देखिए, इसमें जेसांस, ब्रेथवेट, टेक्समेको। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऊनी वस्त्र, लाल इमली, धारीवाल, रेमंड, ओसवाल। फिर तीसरे नंबर पर आता है मिट्टी का तेल, कार्लटेक्स, बर्मा सेल एवं एस्सो। बिजली के पंखे, ओरिएंट, ऊषा, क्राफ्टन, खेतान, हैवेल्स। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, तीनों पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अल्पाधिकार, तीनों की जब थोड़ा थोड़ा हम डिफिनीशन से जानेंगे तब हमको समझने में सहायता होगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जहाँ पर किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। एकाधिकार बाजार की वह अवस्था है जहाँ पर किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। जबकि हम अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या करते हैं? किसी वस्तु के थोड़े से विक्रेता, न तो पर्याप्त मात्रा में होते हैं और न केवल एक होता है, थोड़े से विक्रेता। जैसा कि हमने आपको उदाहरण बताया, देखिए मालगाड़ी के डिब्बे। अपने भारत देश में इतने लोग, एक दो और इसमें ऐड हो सकते हैं नए उसमें, लेकिन देखिए जेसांस, ब्रेथवेट, टेक्समेको। ऊनी वस्त्र इसी प्रकार, जिसको हम ऊनी वस्त्र ठंडी के महीनों में पहनते हैं, ऊनी वस्त्र। लाल इमली, धारीवाल, रेमंड, ओसवाल, ये कंपनियां हैं जो ऊन बनाती हैं और उन्हीं से ऊनी वस्त्र बनते हैं। मिट्टी का तेल, घासलेट जिसको हम बोलते हैं, कार्लटेक्स, बर्मा सेल एवं एस्सो, ये कंपनियां हैं जो मिट्टी के तेल का उत्पादन करती हैं। बिजली के पंखे, ओरिएंट, ऊषा, क्राफ्टन, खेतान, ये हमारे देश की प्रमुख कंपनियां हैं जो पंखों का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं
अल्पाधिकार का वर्गीकरण। देखिए, शुद्ध तथा विभेदीकृत अल्पाधिकार, मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। अल्पाधिकार को हम 4 भागों में बांटे हैं। शुद्ध तथा विभेदीकृत अल्पाधिकार। शुद्ध अल्पाधिकार सीमेंट, सोना, तांबा। सीमेंट आप किसी भी कंपनी की सीमेंट लीजिए, एक जैसी होगी। सोना कहीं पर भी कह दीजिए, सोना सोना जैसा ही होता है। तांबा, ये शुद्ध अल्पाधिकार के उदाहरण है। रेफ्रिजरेटर, टीवी, स्कूटर, ट्रैक्टर, ये विभेदीकृत अल्पाधिकार का उदाहरण है। पहला हुआ शुद्ध तथा विभेदीकृत अल्पाधिकार, दूसरा है बंद तथा खुला अल्पाधिकार, तीसरा है आंशिक तथा पूर्ण अल्पाधिकार, और चौथा है संधियुक्त अल्पाधिकार तथा संधि विहीन अल्पाधिकार। अब हम आएंगे मेन चीज जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं अल्पाधिकार में। अब हम अध्ययन करेंगे अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण का अध्ययन हम निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। स्वतंत्र कीमत निर्धारण, नंबर 2 गुटबंदी के अंतर्गत कीमत निर्धारण, और नंबर 3 कीमत नेतृत्व के अंतर्गत कीमत निर्धारण। इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, प्राइसिंग अंडर कोल्यूजन, प्राइसिंग अंडर प्राइस लीडरशिप। स्वतंत्र कीमत निर्धारण क्या होता है? स्वतंत्र कीमत निर्धारण का अर्थ है अल्पाधिकार उद्योग के अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपनी कीमत तथा उत्पादन मात्रा संबंधी नीति दूसरों से स्वतंत्र रूप से निर्धारित करती है। स्वतंत्र कीमत निर्धारण के अंतर्गत अगर सभी फर्में एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं तो फर्मों के बीच समान कीमत रखने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। एक जैसी वस्तुओं की कीमत, उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको सीमेंट। जो सीमेंट है, सीमेंट में आप देखिए लगभग एक जैसी कीमत होती है। अगर कोई 200 रुपए की एक बोरी सीमेंट मिल रही है, दूसरा 205 रुपए, लगभग एक जैसी कीमत रहती है। लेकिन अगर वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादकों को वस्तु की एक कीमत रखने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में निम्न में से कोई एक संभावना हो सकती है। नंबर 1, प्रतिद्वंदी विक्रेताओं में निरंतर कीमत युद्ध होने के कारण कीमत में पहले से अधिक अस्थिरता आ सकती है। कीमत युद्ध ये जो शब्द है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि युद्ध का मतलब लड़ाई होता है। नहीं, लड़ाई नहीं। कीमत अपनी वस्तु बेचने के लिए जितने उत्पादक होते हैं, कभी कोई कीमत को घटा देता है, कभी कोई कीमत को बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए किसी ने 10 रुपए गिराया तो दूसरे ने 15 रुपए अपनी वस्तु की कीमत गिरा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी वस्तु को बेचने के लिए। हमारी वस्तु पहले बिके। जो विक्रेता होते हैं उनमें प्रतिद्वंदिता होती है, उसी को अर्थशास्त्र में हम कीमत युद्ध बोल रहे हैं। नंबर 2, कीमत किसी अनिश्चित स्तर पर स्थिर हो सकती है। नंबर 3, किसी प्रकार के कीमत का कोई संतोषजनक स्तर हो सकता है और फिर अल्पाधिकारी उस कीमत स्तर को कठोरता के साथ बनाए रख सकते हैं। अब आता है दूसरा, गुटबंदी के अंतर्गत कीमत निर्धारण। स्वतंत्र कीमत निर्धारण के फलस्वरूप अनिश्चितता तथा असुरक्षा की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका प्रत्यक्ष परिणाम अल्पाधिकार फर्मों के बीच गुटबंदी होता है। गुटबंदी का मतलब होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, के अंतर्गत विक्रेताओं के बीच कीमत और उत्पादन मात्रा के संबंध में किसी न किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समझौता हो जाता है। इस प्रकार का समझौता या तो परंपरा या दृढ़ व्यवहार के रूप में हो सकता है या व्यापारिक संघ द्वारा भले आदमियों के समझौते के रूप में किया जा सकता है। अब देखिए, गुटबंदी 2 प्रकार की होती है, पूर्ण गुटबंदी और अपूर्ण गुटबंदी। पूर्ण गुटबंदी के अंतर्गत एक केंद्रीय संस्था सभी अल्पाधिकारियों के लिए कीमत तथा उत्पादन की मात्रा निर्धारित करती है, जिसमें सभी
फर्मों के लिए जिससे सभी फर्मों के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए भारतीय जूट मिल संघ अपने संघ के सभी सदस्यों के लिए कीमत तथा उत्पादन की मात्रा निर्धारित करती है। अपूर्ण गुटबंदी के अंतर्गत इस प्रकार की कोई केंद्रीय संस्था नहीं होती, केवल भले आदमियों का ही समझौता होता है। अब इसको हम रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए चित्र में TMR सीमांत आगम रेखा है, TMC ये देखिए TMC सीमांत लागत वक्र है, कुल सीमांत लागत वक्र है। MC1 और MC2 उद्योग की दो फर्मों की उत्पादन लागत वक्रों को जोड़कर प्राप्त किया गया है। कुल सीमांत आगम रेखा अर्थात TMR कुल सीमांत लागत रेखा TMC को के बिंदु पर काट रही है, अतः कुल औसत काट रही है जहां पर लागत का निर्धारण हो रहा है। के चित्र से स्पष्ट है कि के संतुलन बिंदु है। एम के रेखा एम के ये देखिए एक रेखा एक लंबवत रेखा खींची है जिसको हम नाम दिए हैं एम और के रेखा को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कुल औसत आगम रेखा TAR ये देखिए TAR औसत आगम रेखा ये TAR को P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इस दशा में PM सारे उद्योग के लिए कीमत होगी। P बिंदु पर कीमत का निर्धारण हो रहा है, K बिंदु पर लागत का निर्धारण हो रहा है। चित्र में देखिए K बिंदु पर जहां पर औसत लागत रेखा जहां पर सीमांत लागत रेखा सीमांत आय रेखा को काट रही है वहां पर लागत का निर्धारण हो रहा है, और कीमत रेखा जहां पर ये देखिए औसत आय रेखा जहां पर एम के रेखा को काट रही है वहां पर आय का निर्धारण हो रहा है। इस दशा में PM सारे उद्योग के लिए कीमत है। इस कीमत पर OM वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। अब आइए नंबर 3 कीमत नेतृत्व के अंतर्गत कीमत का निर्धारण। कीमत नेतृत्व के अंतर्गत अल्पाधिकारी उद्योग की फर्में उस कीमत पर अपनी वस्तु बेचने को तैयार हो जाती हैं जो उद्योग के किसी एक सदस्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। कीमत नेतृत्व 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 प्रभावशाली फर्मों का नेतृत्व, नंबर 2 प्राचीन अनुभवी तथा प्रतिष्ठित फर्म, नंबर 3 आक्रामक कीमत नेतृत्व। कीमत नेतृत्व की विशेषता यह होती है कि कीमत नेता अपनी वस्तु की कीमत निश्चित कर लेता है और यह कीमत उसके अनुयायियों के लिए आधार कीमत बन जाती है और वे भी अपनी कीमतों को उसी के अनुसार निश्चित कर लेते हैं। कीमत नेता अपनी कीमत निर्धारित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखता है। नंबर 1 उसकी कीमत नीति पर प्रतिद्वंदियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। नंबर 2 उसके तथा उसके प्रतिद्वंदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की लोच का मतलब क्या हुआ? एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित। जैसे मान लीजिए एक खेत में गेहूं 1 एकड़ भूमि में गेहूं की फसल उत्पादित की गई है, बोई गई है। 1 एकड़ जमीन में मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। उतने जमीन में उतनी पूंजी और श्रम की लागत से अगर 20 क्विंटल जौ का उत्पादन हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि 10 क्विंटल गेहूं के प्रतिस्थापन क्या हुआ? 20 क्विंटल जौ हुआ। अपने प्रतिद्वंदियों की नंबर 3 है अपने प्रतिद्वंदियों की कीमत नीति के विषय में उसका अपना ज्ञान। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं कीमत नेता को उसकी कीमत नीति पर उसके प्रतिद्वंदी का मतलब हुआ उसके प्रतिस्पर्धी की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसके तथा उसके प्रतिद्वंदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी।
नंबर 3, अपने प्रतिद्वंदियों की कीमत नीति के विषय में उसका अपना ज्ञान। अब इसी बात को हमने रेखाचित्र के द्वारा दर्शाया है। देखिए, ये औसत आय रेखा है, ये हमारी सीमांत आय रेखा है। ये MC1 और MC2 दो फर्मों की सीमांत लागत रेखाएं हैं जो दोनों फर्मों के लिए एक जैसी है, क्योंकि दोनों फर्में एक जैसी वस्तुएं बेच रही हैं। AR, MR, MC1 और MC2 और MC2 दो फर्मों की औसत लागत रेखाएं हैं, सीमांत लागत रेखाएं हैं जो दोनों फर्मों के लिए एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों फर्में एक जैसी वस्तुएं बेचती हैं। साम्य की स्थिति में पहली फर्म जिसकी औसत लागत रेखा MC1 दूसरी फर्म से कम है, अपनी कीमत चित्र में देखिए K1 बिंदु पर निर्धारित कर रही है। K1 बिंदु पर निर्धारित कर रही है। MC1 रेखा अपनी कीमत जो है K1 बिंदु पर निर्धारित कर रही, जबकि दूसरी फर्म K2 बिंदु पर अपनी कीमत निर्धारित कर रही है। ऐसी स्थिति में चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि पहली फर्म की कीमत दूसरी फर्म की कीमत से कम है। चूंकि पहली फर्म की कीमत P1M1 दूसरी फर्म की कीमत P2MT से कम है, इसलिए पहली फर्म कीमत नेता बन जाएगी और उसके द्वारा निर्धारित कीमत को ही बाजार में प्रचलित कीमत होगी। कीमत नेतृत्व की कुछ सीमाएं भी होती हैं। नेता को अपने प्रतिद्वंदियों की प्रतियोगी प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि वह अपने प्रतिद्वंदियों की प्रक्रियाओं का गलत अनुमान लगाता है तो उसका नेतृत्व संकट में पड़ जाएगा। नंबर 2, अनुकरण करने वाली फर्मों की संख्या सीमित हो सकती है। नंबर 3, अनुयायियों द्वारा नेता की स्थिति को कमजोर करने के लिए कम कीमत पर वस्तु बेच सकते हैं। ये कीमत जो नेतृत्व है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। और नंबर 4 आता है अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण का अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता। अल्पाधिकार में चूंकि सभी विक्रेताओं को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है तथा उनके समक्ष सदैव कीमत की अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, इसलिए प्रायः सभी विक्रेता कीमत के ऐसे संतोषजनक स्तर को स्वीकार कर लेते हैं जो सभी के लिए लाभदायक हो। इस प्रकार हमने आपको अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण 4 बिंदुओं के अंतर्गत हमने स्टार्टिंग में बताया आपको। नंबर 1, स्वतंत्र कीमत निर्धारण, गुटबंदी के अंतर्गत कीमत निर्धारण और कीमत नेतृत्व के अंतर्गत कीमत निर्धारण। ये तीन बिंदुओं के अंतर्गत अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण होता है। स्वतंत्र कीमत निर्धारण, प्रत्येक फर्म में अपनी कीमत, चूंकि फर्मों की संख्या सीमित होती है इसलिए प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु की कीमत निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र कीमत निर्धारण की स्थिति में हमेशा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। प्रत्येक जो उत्पादक फर्में होती हैं वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कीमतों में निरंतर उतार चढ़ाव करती रहती हैं। उसका परिणाम होता है गुटबंदी। गुटबंदी का मतलब एक ग्रुप, समूह बना लेना, अलग अलग समूहों में अलग अलग ग्रुप में बंट जाना, गुटबंदी। फिर जब गुटबंदी के अंतर्गत भी कीमत निर्धारण का कीमत सही स्थिति में निर्धारित नहीं हो पाती, उनमें से कीमत नेतृत्व, एक नेता का चुनाव किया जाता है। वो नेता के द्वारा निर्धारित कीमत ही सभी फर्मों को मान्य होती है। कठोर निर्णय, कीमत दृढ़ता के अंतर्गत उस नेता के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, सबसे पहले नेता अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करेगा और उसी की कीमत को सभी फर्में अनुपालन करती हैं और अपनी अपनी वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करती है। इस प्रकार हमने आपको इस चैप्टर के अंतर्गत अल्पाधिकार क्या है, उसकी विशेषताएं, अल्पाधिकार का उदाहरण, वर्गीकरण और अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण का वर्णन किया। धन्यवाद।